Hello everyone, my name is Divya Sharma and I am going to present my topic the making of nationalism in Europe। तो इसके इंट्रोडक्शन में यह है कि पहले यहाँ पे मिड 18th सेंचुरी में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट वो होता है जहाँ पे कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी जो होती है वो शेयर होती है, सोवर्निटी के साथ शेयर होती है वो। अब यहाँ पे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो था वो अलग अलग किंगडम्स, डचेस और कैंटन्स में डिवाइडेड थे, जिसका रूलर जो था वो उनकी ऑटोनमस टेरिटरीज पे रूल कर रहा था। अब पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो कॉमन कल्चर और ये सब चीज़ें जो हैं वो शेयर होती हुई यहाँ पे नहीं दिख रही थी। अब ऐसी हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो ऑस्ट्रियो हंगेरियन पर रूल कर रहा था। अब हम इसमें बात करते हैं कि वो अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेसी वो होते हैं, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है, पर यही डोमिनेंट होता है उस कॉन्टिनेंट के, जहाँ पे वो ये एक तरह से ये रूल करते हैं उस कंट्री पे। अब ये स्टेट्स और जितने भी प्रॉपर्टी ओन्ड होते हैं सारे, और ये ना मेनली ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है रिच पीपल की लैंग्वेज होती है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो न्यू सोशल ग्रुप्स हैं वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास पॉपुलेशन की, जैसे जिसमें बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट भी इंक्लूडेड हैं, अब वो सारे एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, यानी कि उभर के आ रहे हैं एक तरह से। अब इसमें एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लास के लोग जो थे उनमें नेशनल यूनिटी यानी कि नेशन स्टेट का आइडियाज़ आ रहे थे। अब इस आइडिया के चलते इसमें अरिस्टोक्रेटिक रूल्स जो हैं वो उसका अबॉलिशन हो रहा था। अब ये जो आइडिया था इसने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की थी। अब बात करते हैं लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत क्लोजली रिलेटेड था नेशन स्टेट के आइडिया से। अब यहाँ पे ये जो लिबरल नेशनलिज्म यानी कि लिबरलिज्म है, इसमें लिबर वर्ड जो है वो लैटिन रूट है, एक लैटिन रूट लिबर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है फ्री। अब इसमें तीन तरह के लिबरलिज्म होता है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अब सोशल और पॉलिटिकल लिबरलिज्म में तो इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है सबके लिए और हर एक को फ्रीडम दी जाती है। अब इसमें ऑटोक्रेसी और जो प्रिविलेजेस होते हैं जो बाय बर्थ दिए जाते हैं वो बंद कर देते हैं, और सिटीजन्स की सोवर्निटी होती है। और इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो होती है लिबरलिज्म यानी कि उसमें फ्री ट्रेड पॉलिसी मिल जाती है इकोनॉमिक जोन में। और इसमें बात करें ज़ोलवेन के आने से पहले यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। जैसे जब ट्रेड करते थे वो हैब्सबर्ग से न्यूरमबर्ग तक, तब उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे उस रास्ते के बीच में उस पाथ में 11 टैरिफ बैरियर्स आते थे, जहाँ पे उन्हें 5% टैक्सेस पे करने पड़ते थे। अब ये जो 5% टैक्सेस पे करने पड़ते थे वो उन्हें अलग अलग करेंसीज में पे करने पड़ते थे। अब इसमें जब ज़ोलवेन आया 1834 में, एक कस्टम यूनिट थी जो पर्शिया के इनिशिएटिव के लिए फॉर्म की गई थी। अब इसमें बहुत से जर्मन स्टेट जो हैं वो भी ज्वाइन कर रहे थे। इसने टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया, न्यू रेलवे नेटवर्क का क्रिएशन हुआ था और नंबर ऑफ करेंसीज को 30 से 2 में चेंज कर दिया था। अब एक आइडिया आता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसको ये स्ट्रेस था कि ट्रेडिशन की इम्पोर्टेंस को लेके स्ट्रेस था, और इसने इस स्ट्रेस के चलते उसने इंस्टीट्यूशंस और कस्टम्स को इस्टेब्लिश किया और प्रेफर किया ग्रेजुअल डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो क्विक चेंज हो सकते। पर जो इसका ये प्रोसेस होता है बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है इसका। अब न्यू कंजर्वेटिज्म में आ जाते हैं। जब नेपोलियन हार गया था 1815 में, तो यूरोपियन पावर जो थे वो कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट बन गए थे। अब इसमें ट्रीटी ऑफ वियना आती है। ट्रीटी ऑफ वियना में वियना कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने 1815 में नेपोलियन को साथ मिलकर हराया था, और ये वियना पे मिले थे यूरोप के एक सेटलमेंट को ड्रॉ करने के लिए, और इसको जो होस्ट कर रहा था वो तो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। अब ट्रीटी ऑफ वियना के फीचर्स क्या थे? ट्रीटी ऑफ वियना के ये फीचर्स थे, एक तो बर्बन डायनेस्टी को इन्होंने रिस्टोर कर दिया, जो भी नेपोलियन ने चेंजेस किए तो उनको रिस्टोर कर दिया। बर्बन डायनेस्टी की पावर को भी रिस्टोर कर दिया। एक फ्रांस ने अपनी सारी टेरिटरीज खो दी थी नेपोलियन के अंडर, और एक स्टेट्स की एक सीरीज सेटअप करी है फ्रांस की बाउंड्रीज पे, ताकि फ्यूचर में फ्रांस के एक्सपेंशन को प्रिवेंट करा जा सके। अब इसका जो मेन इंटेंशन था इस ट्रीटी का वो था कि एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिएट किया जाए यूरोप में। अब इसमें रिवॉल्यूशनरी वो थे लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो फ्रीडम और लिबर्टी के लिए फाइट कर रहे थे।
अब इन्होंने अपोज किया था, मोनार्कियल फॉर्म का अपोज किया था, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी वियना कांग्रेस के बाद। अब इसमें एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी हैं जो कि गुज़ेप मज़ीनी, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म की थी और ये एक कार्बोनरी के एक मेंबर बन गए थे सीक्रेट सोसाइटी की, कार्बोनरी में जो हुई थी। अब इसमें ड्यूक मेटरनिक जो थे वो ऑस्ट्रियन चांसलर थे। इन्होंने ये कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस छींकेगा तो बचा हुआ यूरोप जो है वो कोल्ड कैच कर लेगा। अब इन्होंने वियना कांग्रेस में बहुत प्रोमिनेंट रोल निभाया था और ये डोमिनेट कर रहे थे यूरोपियन पॉलिटिक्स को 1814 से 1848 तक। अब इन्होंने ओल्ड रेगाइम के एक रिस्टोरर की तरह भी एक्ट किया था और इन्होंने यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन किया था यूरोपियन नेपोलियनिक वॉर के बाद। अब गुज़ेप मज़ीनी जो है वो गिनोआ में बॉर्न हुए थे, जो कि 1807 गिनोआ में बॉर्न हुए थे, जो कि इटली में ही है। अब ये सीक्रेट सोसाइटी की कार्बोनरी के एक मेंबर थे। अब 24 की एज में इन्हें गिनोआ से लिगुरिया भेज दिया गया एक रिवॉल्यूशन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब इन्होंने वहाँ पे सब्सिक्वेंटली 2 अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज़ को फॉर्म कर लिया, एक थी यंग इटली मर्सेल्स में और दूसरी थी यंग यूरोप बर्न में। अब इनको जो मेटरनिक ने इन्हें कहा था कि ये हमारे सोशल ऑर्डर के मोस्ट डेंजरस एनिमी है। अब इन्होंने ऐसा इसलिए कहा था मेटरनिक ने इनके बारे में क्योंकि एक तो ये मोनार्की के अपोजर थे और इनकी विज़न जो थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड की, उन्होंने कंजर्वेटिज्म को डरा के रख दिया था। थैंक यू।